Namaskar. I am Jiten Srivas and I welcome you all to the Middle Grade Mentor. जैसे कि हमने अब तक क्लास 8th में लेसन 6 तक के चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, आज हम इसी सीरीज़ में लेसन 7 करने वाले हैं. एंड द नेम ऑफ द लेसन इज़ वाटर वाटर एवरीवेयर. वाटर, द मीनिंग ऑफ वाटर वी ऑल नो. वाटर मीन्स पानी, और हर जगह पानी हो गया था. इसको हम बोल सकते हैं एक तरह का फ्लूड. बाढ़ की जो स्थिति थी उस टाइम की बात करेंगे. जैसे कि हमने हर चैप्टर्स में देखे हैं कि स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जिन क्वेश्चंस को हम उसी चैप्टर्स को एक्सप्लेनेशन के साथ समझ जाते हैं. देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक रेनी सीजन? क्या आप लोगों को रेनी सीजन, बारिश का मौसम पसंद है? नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन इट रेन्स हैवीली? मतलब अगर रेन जो है, बारिश हैवी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तब क्या होता है, क्या हो सकता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है. नेक्स्ट इज, व्हाट विल यू डू इन केस देयर इज़ अ फ्लड? अगर हमारे यहाँ बाढ़ आ जाती है तब आप लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे? इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को सोचना है, और इसके कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बस सेंड कर देने हैं. ठीक है. अब हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे इस चैप्टर में. इसी के साथ साथ एक्सप्लेनेशन के बाद एक्सरसाइजेस भी करेंगे. देखिए, स्टार्ट करते हैं. ऑन अ वेरी हैवी रेनी डे. अभी क्या है, वेरी हैवी रेनी डे हुआ. द हेडमास्टर ऑफ विलेज स्कूल डिस्कस द कॉजेस एंड effect of floods with his students. He began to talk to students. क्या है कि ये जो लेसन है पूरा डायलॉग बेस्ड है. मतलब एक स्कूल में हेडमास्टर है, टीचर, जो कि बच्चों से कॉन्वर्सेशन के थ्रू इस जो होने वाले जो भी कॉजेस हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो वही हैवी रेनी डे था, उसी के ऊपर हेडमास्टर जो हैं बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे हैं अबाउट इफेक्ट ऑफ फ्लूड्स. जो फ्लूड्स होते हैं, बाढ़, उसमें हमारे पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सब को लेकर के जो टीचर हैं वो डिस्कस करेंगे. ही बिगिन टू टॉक टू द स्टूडेंट्स. और टीचर जो है अब किससे, अपने बच्चों से ही डिस्कस करने वाले हैं. ये देखिए, ये रहा हमारे पास एक डायग्राम जो कि ऐसा दिखने में लग रहा है कि एक स्कूल का हो सकता है. ये यहाँ हमारे वो हेडमास्टर हैं, और ये देख रहे होंगे आप लोग, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं. ठीक. हम इसी डायग्राम को अब इमेजिनेशन में सेट करते हैं और इनकी कॉन्वर्सेशन को आगे रीड करते हैं. सुनिए. यहाँ एच एम मतलब हेड मास्टर जी होंगे. इनको हम टीचर बोल सकते हैं, एच एम बोल सकते हैं. फिर जो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स नेम है जो कि डिस्कशन में आगे जो भी बातें होंगी या तो फिर पूछ रहे होंगे या फिर कुछ और अपनी बातों को शेयर कर रहे होंगे, वो हम लोग इसमें देखेंगे. पर्सनली मेरे को तो इस तरह की डायलॉजिकल कॉन्वर्सेशन बहुत ही अच्छी लगती है, जिसमें हम चैप्टर्स तो समझते हैं, उसके साथ साथ कॉन्वर्सेशन का जो एक कम्युनिकेशन स्किल होता है वो भी हमारा काफ़ी अच्छा डेवलप्ड होता है. देखिए, एच एम, इट्स रेनी कैट एंड डॉग्स. देखिए, इट्स रैनिंग कैट्स एंड डॉग बोल रहे हैं कि ये जो बारिश है वो कैसी हो रही है, जैसे कि कुत्ते बिल्लियों जैसी. अब यहाँ कुत्ते बिल्ली का मतलब है कि हैवी रेनिंग, बहुत ज़्यादा बारिश को हम बोल सकते हैं इस तरह से. जब भी कोई हैवी काम हो रहा होगा, जैसे आप लोगों को अक्सर घरों में जब आप लोग अपने भाई बहनों से लड़ते होंगे तो बोला जाता होगा कि कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं. जो वो कैट्स एंड डॉग है, ये एक तरह का फ्रेज होता है जो कि हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये बताना होगा कि जो इंसिडेंट है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है. तो अभी रैनिंग जो है वो कैट्स एंड डॉग का मतलब ये नहीं है कि बारिश की जगह पर कैट और डॉग नीचे गिर रहे थे, नहीं. मीनिंग होगा इसका कि हैवी रैनिंग हो रही थी, बहुत भारी वर्षा हो रही है. विनय, सर, डू यू मीन कैट एंड डॉग आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? देखिए, और विनय ने भी वही बोला, सर, तो डू यू मीन कैट्स एंड डॉग आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? मतलब आपका मतलब कि कैट एंड डॉग जो है वो स्काई से गिर रहे हैं नीचे. अब भी हमने यही एग्जांपल लिया. और देखिए एच एम कैसे बोलते हैं. नो नो, आई मीन इट्स रैनिंग हैवीली. बोलते हैं कि नहीं, मेरा मतलब है कि बारिश हैवी हो रही है. द इडियम कैट्स एंड डॉग इज यूज्ड टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल. और जो कैट्स एंड डॉग वर्ड है एक तरह का इडियम होता है जो कि क्या किया गया है, इंडिकेट कर रहा है हैवी रेनफॉल को. हमने इसको पहले ही डिस्कस किया. और देखो, बच्चे भी ना बहुत रहते हैं.
तो जैसे आप लोग भी अपनी क्लास में टीचर से बहुत इस तरह के क्वेश्चंस जब ज़रूर करते होंगे। तो देखिए टीचर ने ये बड़े अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया और उसको क्लियर किया बच्चे को। अभी देखिए अर्जुन दूसरे स्टूडेंट है, बोलता है ओह इट्स इंटरेस्टेड, बोलते हैं अरे वाह ये तो इंटरेस्टेड है कि अपन हैवीली रेनफॉल को क्या बोलते हैं, कैट्स एंड डॉग बोलते हैं। बढ़िया है ना। इस तरह के बहुत सारे इडियम्स होते हैं हमारी लैंग्वेजेस में। आप लोगों को पढ़ना होता है ना तो इनको ज़रूर पढ़िएगा। ये हमारी कॉन्वर्सेशन को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सामने वाले के लिए ना इम्प्रेसिव बनाते हैं। देखिए HM, डू यू नो व्हाट्स डिज़ास्टर मीन्स। जो टीचर हैं बोलते हैं बच्चों से डू यू नो व्हाट डिज़ास्टर, डिज़ास्टर क्या आप लोग जानते हैं डिज़ास्टर का मीनिंग क्या होता है। अब डिज़ास्टर जो है ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसके बारे में हम इस पूरे लेसन में सुनने वाले समझने वाले हैं। वैसे अगर हिंदी सुनना चाहें तो डिज़ास्टर का मतलब होता है आपदाएं। आप लोग जानते हैं कि आपदाएं क्या होती हैं। देखिए तभी एक जो उन्हीं बच्चों में से है आशु, उन्होंने क्या बोला, नो सर आई डोंट, मतलब नहीं सर हम नहीं जानते। व्हाट वॉज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, मतलब कि इसका मीनिंग क्या होता है डिज़ास्टर का। देखिए HM जो है वो अब डिस्कस करते हुए इसका डिस्क्रिप्शन बताएंगे, सुनिएगा। डिज़ास्टर इज़ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। डिज़ास्टर जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड एक इवेंट होता है। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी हम कल्पना नहीं कर पाते हैं, नहीं किए हुए होते हैं, वह एक तरह की घटना है। सच एज एन एक्सीडेंट, और ये एक जैसे एक्सीडेंट की तरह होते हैं, जैसे कोई भी एक एक्सीडेंट हो सकता है। अ फ्लूड और अ फायर, जैसे कि हो सकता है कि फ्लूड बाढ़ आना, और अ फायर सडनली आग लग जाना, लाइक दैट। इट किल्स और इंजर्स अ लॉट ऑफ पीपल और कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टीज। देखिए जो ये डिज़ास्टर होता है ना ये बहुत से लोगों को किल कर सकता है, मार सकता है, इंजर कर सकता है, इंजरीज वगैरह बहुत होती है इससे। एंड अ लॉट ऑफ पीपल्स इंजर्स कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी, और जो इस तरह के कॉजेज होते हैं वो प्रॉपर्टी को भी बहुत ज़्यादा ही डैमेज भी कर सकते हैं। ये होता है डिज़ास्टर। हमने डिज़ास्टर का मीनिंग बहुत अच्छे से सुना। अब देखिए एक और बच्चा है उन्हीं क्लासरूम से, संदीप नाम है उसका, बोलता है सर व्हाट कॉजेज फ्लूड, मतलब सर जो ये फ्लूड है वो है क्या आखिर। तो फ्लूड का मीनिंग होता है बाढ़। हाँ अभी देखिए HM बताते हैं सर फ्लूड्स आर कॉज्ड बाय हैवी रेनफॉल्स, हैवी रेन्स, बर्स्टिंग ऑफ डैम्स और क्लाउड बर्स्ट। मीनिंग समझेंगे। जो फ्लड्स होता है बाढ़, जो एक तरह का ना कॉज्ड बाय, जो आपदा है वो किससे आती है, हैवी रेनफॉल से। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब बाढ़ जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अभी आप लोगों ने पंजाब का भी सुना होगा कि पंजाब में दिस ईयर हैवी रेनफॉलिंग की वजह से और जो प्रॉपर फ्लूड का फ्लो था वो राइट वे ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर क्या हो गया था, फ्लड हुआ था। तो देखिए हैवी रेनफॉल, बस्टिंग ऑफ डैम, अगर डैम भी बस्ट हो जाते हैं, जैसे डैम जानते हैं आप लोग, डैम जो पानी स्टोर के लिए यूज़ किए जाते हैं, अगर वो बस्ट हो जाते हैं, डैम टूट जाते हैं हैवी रेन की वजह से या फिर वाटर फोर्स की वजह से, तो फ्लड हो सकता है। और क्लाउड बस्ट, या फिर क्लाउड के बस्ट होने पर, क्लाउड मतलब बादल, बस्ट होना मतलब फटना, बादलों के फटने की वजह से भी फ्लड्स जो होते हैं वो आ सकते हैं। देखिए तभी अब वो बच्चा बोलता है डज इट मीन दे आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स ओनली। देखिए आबू ने भी कितना लॉजिकली आंसर क्वेश्चन किया कि सर डज इट मीन्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लड होते हैं वो क्या हो सकता है, नेचुरल फोर्स से ही होते हैं क्या। तभी देखिए HM जो है टीचर बताते हैं नो, दो फ्लड्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स वी ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग दैम। देखिए सर बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल फोर्स से आते हैं। हालांकि ऐसा है कि जो फ्लड्स हैं, बाढ़ हैं, ज़्यादातर नेचुरल फोर्स से ही आए हैं अब तक देखा जाए तो। लेकिन वी ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग दैम, और हमारा भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल होता है कॉज करने में। अब वो कैसे हो सकता है, तो देखिए तभी एक महेंद्र नाम का बच्चा पूछता है हाउ सर, सर कैसे, मतलब जैसे सर ने बोला ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल फोर्स से ही फ्लड्स हो, नो, बल्कि ये कॉज्ड हो सकते हैं जो कि पीपल्स के द्वारा भी। अब कैसे, HM जो टीचर हैं बोलते हैं वाई डिफॉरेस्टेशन, अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं मतलब अत्यधिक जंगलों की कटाई करते हैं, तब
फ्लड्स जो है ना आज आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये कैसे हो सकता है, लॉजिकली सोचेंगे तो डिफॉरेस्टेशन जो होता है ना, क्या है कि पेड़ों की ज़्यादा कटाई से एक तो पानी को रोकने के लिए जो जड़ें होती हैं पेड़ों की वो नहीं होंगी, जिसकी वजह से जो पानी है मिट्टी के बहाव के साथ बहता चला जाएगा, मिट्टी भी चली जाएगी, तो वो फैल सकता है पानी इधर उधर, और फैलते फैलते एक तरह का फ्लड का रूप ले सकता है। वैसे ही फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शंस, अगर हम डैम के कंस्ट्रक्शन में ही कुछ गलतियां कर दें तो फिर डैम तो और वैसे भी वर्स्ट होंगे, और वो रीजन हमारा भी हो सकता है, क्योंकि डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट कौन करेगा, पीपल ही करेंगे, तो ये हो सकता है। एंड ब्रांचेस इन एम्बैंकमेंट, और इसके अलावा अगर जो भी पॉन्ड वगैरह होंगे पानी को रोकने वाली चीज़ें, उनके जो ब्रिजेस हो जाते हैं, अगर वो हो गया तो भी फ्लड हो सकता है। तभी देखिए रीचा बोलती हैं ब्रिजेस इज एम्बैंकमेंट्स, मतलब उसको ये वर्ड से समझ नहीं आया कि सर ये जो है कि ब्रिजेस ऑफ एम्ब्रेसमेंट है क्या, एम्बैंकमेंट। तो देखिए एचएम उसको डिस्कस करते हैं। हाँ, टीचर हैं, यस, नाउ pressure of transport routes like railway near river bank causes bridge in the embankment. It is also cause of flood. देखिए क्या है अभी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत हैवी हो गया है अभी, चाहे वो रेलवे हो, बाय रोड हो, एंड बाय वाटर हो, या फिर बाय एयर हो, हर जगह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत हैवी हो रहा है, जिसका प्रेशर जो है ना वो क्या कर सकता है कि रिवर्स के बैंक को भी क्या हो सकता है कि रिवर के पाथ को भी डिस्टर्ब कर सकता है, तो पाथ डिस्ट्रक्ट हुआ और उसकी वजह से उसके एम्बैंकमेंट में ब्रेसेस आ जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ फ्लड, और इस वजह से भी फ्लड जो है एक आपदा वो आ सकती है। तभी देखिए महक जो एक लड़की है दूसरी, वो पूछती हैं सर व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फ्लड्स ऑन अस, मतलब सर व्हाट आर द इफेक्ट, मतलब इफेक्ट्स जो हैं फ्लड के वो हम पर क्या पड़ेंगे, कि हमारे ऊपर उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे फ्लड्स के। एचएम टीचर बोलते हैं देयर आर सेवरल इल इफेक्ट, यहाँ बहुत सारे बीमारियों वाले प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, जैसे कि जी लाइफ का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, काफ़ी लोगों की जान जा सकती है। अब एक फैमिली में मान लो 3 लोग हैं, 2 भी चल गए तो वो तीसरे की लाइफ भी तो डिस्ट्रक्ट ही है। एंड प्रॉपर्टी, और लोगों की प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाती है। अब कैसे डिस्ट्रक्ट होती है, मान लो फील्ड है, खेत हैं, तो खेतों की जो भी उसमें कॉर्न होगा वो भी वेस्ट होगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी में अगर किसी का घर है तो वो टूट सकता है फ्लड से, मान लो बन रहा होगा तो फिर उसका कंस्ट्रक्शन मिस हो सकता है, ऐसे करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज डैमेज होती हैं। फिर एपिडेमिक्स कैन ऑल्सो अक्योर आफ्टर फ्लड्स, और जो एपिडेमिक्स होते हैं महामारियाँ, इसको बोल सकते हैं महामारी, संक्रामक रोग भी, जो कि फ्लड के बाद बहुत हैवीली फैल सकते हैं, जैसे कोरोना एक महामारी थी, उसको हम एपिडेमिक की लाइन में बोल सकते हैं। देखिए आगे, तभी एक बच्चा जिसका नाम कपिल है उसने पूछा सर व्हाट आर एपिडेमिक्स। देखिए वर्ड्स बच्चों के जो साइंस है, अंडरस्टैंडिंग है, वो हर एक सेंटेंस की वर्ड्स को पकड़ते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। आप लोगों को भी डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने अपने क्लासरूम में अगर हैं या फिर आप लोग चाहें तो मेरे से भी और हर एक वर्ड्स का डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट करके हम उस वर्ड्स को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, ताकि आप क्वेश्चन कर पाएंगे तो आप सामने वालों को फोर्स कर रहे हैं कि आपसे वो बात कर पा रहे हैं, मतलब आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, और इसी तरह के इंटरकनेक्शन से ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है। देखिए कपिल ने जब पूछा व्हाट आर एपिडेमिक्स, कि एपिडेमिक्स है क्या, तभी टीचर बोलता बताते हैं epidemic are infection diseases which spread out over a large population by means of contaminated water, foods and air। देखिए कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है टीचर ने। एचएम जो है हेड मास्टर तो बताते हैं कि एपिडेमिक्स जो है ना वो इन्फेक्शन डिसीजेस हैं, इन्फेक्शन होता है जिससे ऐसी बीमारियां जिनमें इन्फेक्शन होता है, और ये जो है ना स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन, और ये बहुत ही बड़ी पॉपुलेशंस में फैल जाते हैं बीमारियाँ। जैसे कोरोना हमने एक एग्जांपल लिया, एज एन एग्जांपल कोरोना, तो कोरोना क्या होता था, जिस भी इंसान को होता था अगर उसके कांटेक्ट में आने वाले और भी लोग हैं तो उनको भी जाता था, तो ये स्प्रेड आउट होता था और लार्ज पॉपुलेशन में भी बहुत फैल गया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने लॉकडाउन जैसी प्रॉब्लम्स को भी फेस किया।
बाय मीन ऑफ कॉन्टामिनेटेड वाटर, और ये जो है ना वो वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू और एयर के थ्रू भी स्प्रेड आउट होता है। दैट्स वाई आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना टाइम में जिसको भी कोरोना होता था उस पर्टिकुलर पेशेंट को क्या किया जाता था, बाकी लोगों से सेपरेट रखा जाता था ताकि वो अदर पीपल्स के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो फिर वो जो डिसीजेस है वो सेपरेट नहीं, मतलब स्प्रेड नहीं होती है। ये रहा। अभी देखेंगे भावना। भावना बोलती हैं ओ दैट्स वाई वी हैव कॉलेरा, बोलते हैं इसीलिए हम लोगों को कॉलेरा, मलेरिया और डायरिया आफ्टर रेन एवरी ईयर्स, मतलब बोल रहे हैं इसीलिए हम लोगों को रेनी ईयर्स के बाद, मतलब रेन्स होने के बाद, बारिश होने के बाद ये डिसीजेस ज़्यादा फैलती हैं, जैसे कॉलेरा हो गया, मलेरिया हो गया और डायरिया, ये डिसीजेस हैं, बीमारियों के नेम है। देखिए तभी HM जो टीचर हैं वह बता रहे हैं यस एंड सॉइल इरोजन इज अनदर इफेक्ट ऑफ फ्लूड्स। देखिए टीचर हैं बोलते हैं हाँ, और इसके अलावा जो सॉइल इरोजन होता है ये एक तरह का इफेक्ट होता है जो कि फ्लूड्स का है। सॉइल इरोजन का मतलब है कि जो मिट्टी होती है ना वो भी हमारे एक जगह से बह करके दूसरी जगह चली जाती है, तो इसको हम बोल सकते हैं सॉइल इरोजन। आशीष सर व्हाट शुड वी डू इन अ सिचुएशन व्हेन फ्लूड कन्फ्रंट अस। अब देखिए सबसे सही क्वेश्चन है आशीष का। उन्होंने पूछा सर व्हेन फ्लूड कन्फ्रंट अस, जब हमारे सामने ही फ्लूड हो जाए, मतलब हमारे ही सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन हो जहाँ हमें भी बाढ़ को फेस करना पड़े, तब व्हाट शुड वी डू, तब हमें क्या करना चाहिए। देखिए टीचर बताते हैं always remember to keep an eye on water level of the river or the streams, especially when it is raining heavily। टीचर बताते हैं HM कि always remember to keep an eye, कीप एन आई का मतलब होता है नज़र रखना, ध्यान देना। तो हमेशा ही हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वाटर लेवल कितना है, उस चीज़ पर हमें ध्यान रखना चाहिए, और स्पेशली व्हेन इट्स रैनिंग हैवीली, और ज़्यादातर ध्यान कब देना चाहिए, जब रैनिंग हैवी हो जाए, बारिश ज़्यादा हो, तब प्रॉपर हमारे आसपास जो भी रिवर्स होंगी उस पर ध्यान देना होगा, जिससे हमें पता होगा कि अगर फ्लड के चांसेस हैं तो हम पहले ही उसको क्या कर सकते हैं, अपने खुद को उस एरिया से या तो फिर दूर कर सकते हैं या फिर उससे बचने के कुछ उपाय ढूंढ सकते हैं। तभी देखिए विजेंद्र पूछते हैं कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल। टीचर ने जैसे बोला ना कि हमें कीप एन आई ऑन द वाटर लेवल, तो देखिए वीरेंद्र बोलते हैं कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल, तो क्या हमें वाटर लेवल देखने के लिए रिवर के बिल्कुल पास जाना चाहिए। टीचर वो देखिए क्या बोलते हैं नो नेवर डू इट, इट इज़ रिस्की फॉर चिल्ड्रन। टीचर डायरेक्ट मना करते हैं कि नो नेवर डू इट, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रिवर के पास जाना ना बहुत रिस्की होता है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। द वॉचमैन और द पर्सन ऑन ड्यूटी शुड डू दैट, जो वॉचमैन है या फिर अदर पर्सन है जो कि वहाँ उस एरिया में ड्यूटी पर हैं तो उनको ये करना चाहिए। आगे देखेंगे, देखिए हेयर निशा पूछती है सर लास्ट ईयर सम चिल्ड्रन ऑफ द नियर बाय विलेज वेंट नियर द स्ट्रीम एंड वन ऑफ देम गॉट ड्रॉन्ड। देखिए निशा ने एक इंसिडेंट को एक्सपीरियंस किया था, बताती हैं कि सर लास्ट ईयर एक जो कुछ बच्चे थे वो विलेज में जहाँ पानी है वहाँ पर नियर बाय मतलब उसके करीब गए, वन ऑफ देम उनमें से एक जो था ना उस पर ड्रॉन हो गया, मतलब डूब गया था, जिसकी वजह से शायद उसकी डेथ भी हो गई होगी। तभी HM बोलते हैं येस इट वॉज हॉरिबल, हाँ क्योंकि ये बहुत डरावना हो सकता है। सो ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस, तो हमेशा हमें एक सेफ डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए जिसमें हम खुद को सेफ रख पाएँ फ्रॉम, ये देखिए फ्रॉम रिवर और स्ट्रीम, अपनी जो रिवर है और स्ट्रीम है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस प्रॉपर रखें ताकि हम सेफ फील करें। आगे देखेंगे, तभी उनमें से एक स्टूडेंट है पप्पू। सर उनका क्वेश्चन है सर what should we do when the watchman inform us that situation is getting worse और alarming। देखिए जो स्टूडेंट है उसने पूछा कि सर अगर वॉचमैन हमें इन्फॉर्म करता है कि ये जो सिचुएशन है वो वर्स हो रही है, बैड वर्स वर्स्ट हमने पढ़ा है ये डिग्री पोर्शन में, तो सिचुएशन और बुरी होती जा रही है, वो हमें क्या कर रहा है अलार्म कर रहा है,
सावधान कर रहा है, तब हमें क्या करना चाहिए। तभी देखिए HM बताते हैं, नाउ यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट टू कोप विद द सिचुएशन। देखिए सर ने उन्हें बताया, हाँ सर ने उन्हें बताया कि अब जब हमें पता हो, अलार्म किया गया हो, तब वी शुड मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट, हमें कुछ बहुत ज़रूरी अरेंजमेंट है वो ज़रूर कर लेना चाहिए उस टाइम पर। रचना बोलती हैं व्हाट आर दे, वो क्या नेसेसरी अरेंजमेंट है जो हमें कर लेनी चाहिए। तभी देखिए टीचर बोलते हैं फर्स्ट डोंट गेट पैनिकी इन एनी सर्कमस्टेंस। सबसे पहले तो हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। पैनिक होना मतलब घबराना नहीं है सिचुएशन को लेकर के। कोई भी सिचुएशन हो, पहले तो पैनिक मत होइए, रिलैक्स रहिए, माइंड को कूल रखिए और क्विकली अपना माइंड को क्या करना, फोकस करना है कि हमें क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई वी शुड नेवर गेट इट पैनिक। आंसू पूछते हैं यस सर, मतलब बोलती हैं यस सर, जी सर, हम कभी भी पैनिक तो नहीं होंगे, क्योंकि सिचुएशन को हैंडल भी हमें ही करनी होती है। तभी देखिए HM बोलते हैं एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स, और हमें कोशिश करना है कि हमारे पेरेंट्स को भी हेल्प करें। ऐसा नहीं कि अगर आपको लग रहा है कि सेव करना है खुद को, तो खुद ही नहीं उठकर सीधे निकल जाना है कि खुद को बस सेव करना है, अपने पेरेंट्स के लिए भी सोचना है। इसके अलावा पेरेंट्स जो है हमसे थोड़े ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो उनके दिए गए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से भी हमें काम करने होते हैं। तभी देखिए शुभम बोलते हैं हाउ कैन वी हेल्प देम, हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। तभी देखिए HM बोलते हैं इफ़ योर हाउस इज़ इन डेंजर, अगर आपका घर डेंजर सिचुएशन में है, कि हो सकता है कि फ्लड आपके घर तक पहुंच सकती है, मूव आउट इमीडिएटली टू अ सेफ डिस्टेंस, आप इमीडिएटली तुरंत ही वहां से मूव कर जाओ कहीं ऐसी जगह पर जहां आप सेफ हो जाओ। तभी नगीना, एक और दूसरी लड़की है, वो पूछती है शुड वी क्लाइंब अ ट्री, बोलते हैं कि क्या हमें पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उनके माइंड में आया कि पेड़ तो ऊंचे रहते हैं, वहां तक फ्लड आएगा नहीं। तभी देखिए HM बोलते हैं नो डोंट क्लाइंब अ ट्री, इट कैन बी डेंजरस, नहीं ट्री पर हमें बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए, डेंजरस हो सकता है। अब डेंजरस क्यों, क्या होता है ना कि फ्लड जो होता है वो हैवी फोर्स से आता है, हो सकता है कि ट्री जो है वो भी रूटेड अप हो जाए और वहाँ से बह जाए, तो उसके साथ हम भी निकल जाएंगे, इसलिए भी हमें नहीं करना। ये देखिए एक डायग्राम है यहाँ पर एक फ्लड का, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ, यस। तो ये देखिए ये एक छोटा सा पिक्चर है जिसमें ये घर है और घर के ऊपर कुछ लोग ऊपर क्या है, खुद को सेव कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर कुछ उनके सामान जो है घरों के वो और कैटल्स भी हैं जो कि फ्लड के फोर्स में क्या हो रहे हैं कि फ्लो कर रहे हैं। देखेंगे आगे, यहाँ देखिए। तभी HM जो है वो क्या बताते हैं वो सुनेंगे। HM मूव टूवर्ड अ हायर प्लेस, हमें मूव करना है कोई हायर प्लेस में, ऊंची जगहों पर। इट इज़ बेटर टू शिफ्ट अ कॉन्क्रीट हाउस लाइक स्कूल बिल्डिंग, और ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप कॉन्क्रीट हाउसेस में जाओ, मतलब पक्के घरों के ऊपर जा कर के सेफ हो सकते हो, जैसे स्कूल की बिल्डिंग हो सकती है, टेम्पल हो सकते हैं, ग्राम पंचायत भवन हो सकते हैं, इस जगह पर आप जा कर के खुद को सेव कर सकते हैं फ्लड से। तभी जो कि बलवन है पूछते हैं हाउ कैन वी सेव अवर कैटल्स सर, बोलते हैं कि सर अब हम हमारे कैटल्स को कैसे सेव करेंगे। खुद को तो चलो ठीक है मंदिर में चढ़ा देंगे, स्कूल बिल्डिंग में चढ़ा लेंगे या फिर ग्राम पंचायत भवन में, लेकिन कैटल्स का क्या करेंगे। कैटल्स मतलब होता है मवेशी। तभी देखिए HM बोलते हैं फ्री ऑल ऑफ देम एंड ट्राई टू टेक देम टू सेफ प्लेस, हमें क्या करना है, उनको फ्री करना है। पहले तो बांध कर रखेंगे तो फ्लड में उन लोग डूब सकते हैं, तो हमें क्या करना है, उनको फ्री करना है, और अगर हो सकता है तो कोई सेफ प्लेस में ले जाना है उन्हें भी। अबू वॉट एल्स शुड वी डू, बोलता है कि सर और हम क्या कर सकते हैं। HM बोलते हैं टेक सम ईटेबल क्लोथ्स अ टॉर्च और कैंडल्स मैच बॉक्स एंड अदर इसेंशियल आइटम्स एंड लीव योर हाउस फॉर अ सेफ प्लेस। देखिए टीचर बताते हैं कि हमें हमारे साथ ईटेबल थिंग्स ले जानी, खाने योग्य कुछ चीज़ें जो कि लगभग 1-2 दिन तक चल सके, इतना ध्यान रखना। कुछ कपड़े ले जाना है जो कि हमारे लिए नेसेसरी हैं, टॉर्च, कैंडल ले जाइए, मैच बॉक्स लेकर जाइए साथ में, और इसके अलावा जो भी आप लोगों को बेसिक लगता है कि हमें रखना चाहिए, लग सकता है, तो वो सारी चीज़ें हमारे घर से ही, और जो सेव करने वाली चीज़ें हैं उन्हें भी साथ में ले जाना चाहिए, जिसको हम सेव कर पाएँ, और अपना हो सकता है 2-3 दिन हमें शायद ऐसी सिचुएशन में रहना पड़े, तो वो टाइम भी हम क्या कर सकें कि क्रॉस कर सकें। देखेंगे आगे। महक है एक और लड़की, पूछती है
यस सर, पहले तो सर का रिप्लाई करते हैं जी सर, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। वॉट शुड वी डू आफ्टर द फ्लड, कि हमें उस फ्लड के फिर बाद क्या करना है। मान लो हमने सफ़र कर लिया, फ्लड अब क्या हो गया कि कूल हो गया, काम हो गया, अब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तभी एच एम बताते हैं, ट्राई टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट योर हाउस एंड सराउंडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। तो हमें कोशिश करना है कि हमारे घरों को, अपने घर के आसपास के एरियाज़ को जल्द से जल्द क्लीन करना है। ऑलवेज रिमेंबर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और हमेशा याद रखना है कि हमें क्या है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें हमेशा हमारे आसपास के एरियाज को क्लीन करके और कैसे नीट एंड क्लीन रखना ज़्यादा बेहतर है, उससे अच्छा कि वो गंदा करके। तभी निशा बोलती हैं, हाउ टू डिसइंफेक्ट अवर हाउस सर, हम हमारे घरों को डिसइंफेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं क्लीन कैसे कर सकते हैं, सुरक्षित स्वच्छ कैसे रख सकते हैं। तभी एच एम बताते हैं, स्प्रे सम पेस्टिसाइड लाइक डीडीटी, लाइम वाटर, कैरोसिन, फेनॉल, ईटीसी। देखिए, हमें स्प्रेज का यूज़ करना है, जैसे कि डीडीटी का स्प्रे कर सकते हैं, लाइम वाटर स्प्रे कर सकते हैं, कैरोसिन का स्प्रे करें, छिड़काव करें, या फिर फिनॉल का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि जो भी डिसीज़ वाले कोई भी ऐसे भी बैक्टीरियाज हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। इन द अराउंड योर हाउस, अपने घर के आसपास भी, अंदर भी और आउटसाइड भी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेज़र इज़ टू टेक केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेज़र है, सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय है, वो रहेगा कि हम हमारे ड्रिंकिंग वाटर को सेव करें, केयर करें उसके बारे में। क्या है कि ड्रिंकिंग वाटर हमें डेली ही यूज़ करना होता है, तो हम अगर ड्रिंकिंग वाटर प्योर नहीं रखेंगे तो हमें डिसीजेज जल्दी पकड़ सकती हैं। देखेंगे अब, साजिद बोलते हैं, सर व्हाट शुड वी डू टू प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर। मतलब सर, हमें ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए। तभी टीचर बताते हैं, यूज़ क्लोरीन टैबलेट फॉर प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर और वाइल इट। हम हमारे ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करने के लिए क्लोरीन टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, वाटर में डाल दें क्लोरीन टैबलेट, जिससे वाटर जो है वो प्योरीफाई हो सकता है। इसके अलावा हम अपने ड्रिंकिंग वाटर को बॉयल करके यूज़ करें तो भी हम अपने वाटर को प्योर कर सकते हैं। तभी अबू बोलते हैं, वॉट एल्स शुड वी डू सर, हमें इसके अलावा और क्या करना चाहिए सर। तभी एच एम बोलते हैं, टेक द मेंबर ऑफ योर फैमिली टू अ हॉस्पिटल एंड द कैटल टू वेटरनरी हॉस्पिटल टू गेट प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिसीजेस। देखिए, अगर फ्लड था तो उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब फ्लड ओवर हो जाता है तब हमारे फैमिली मेम्बर्स को हॉस्पिटल लेके जाना है, और ख़ुद को भी। और जो हमारे कैटल रहे हैं तो उन्हें वेटरनरी हॉस्पिटल ले जाना है। कैटल्स, जो पशुओं का चिकित्सालय होता है, उसको हम लोग वेटरनरी हॉस्पिटल बोलते हैं। तो कैटल को पशुओं के हॉस्पिटल ले जाना है, और हमारे फैमिली मेम्बर्स को, हमारे जो मेंस वीमेंस के लिए रहता है, वहाँ हॉस्पिटल ले जाना है। और उनका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है, वैक्सीनेशन कराना है, जो भी उनकी डिसीज़ेस हो सकती हैं वो सारा प्रॉपर टेस्ट करके उसके लिए वैक्सीनेशन भी कराना चाहिए, जिससे आगे उन्हें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं हो। तभी देखिए, ऑल स्टूडेंट्स, सारे बच्चे मिलकर बोलते हैं, थैंक यू सर, टुडे यू हैव गिवन अस वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। सभी बच्चे बोलते हैं, सर थैंक यू सो मच, आपने सच में बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिया है आज हमको, और आप लोगों को भी आज इस चैप्टर के थ्रू बहुत ही अच्छी चीज़ें पता चली कि फ्लड हो तो क्या करें, क्या नहीं करें, किस चीज़ को हमें डिस्टेंस रखना चाहिए, किस चीज़ को साथ में ले जाना चाहिए, कहाँ सेव हो सकते हैं, एट्सेट्रा। तभी जो एच एम है, हेड मास्टर, बोलते हैं, ओके नाउ गो बैक टू योर हाउसेस। बोलते हैं ठीक है, अब टाइम शायद हो गया था छुट्टी का, तो ओवर करते हैं। बोलते हैं, ना गो बैक योर हाउसेस, अपने अपने घर जाओ। मे गॉड forward, but at any time in future you hear some alarming news like a flood, do shift to a safe place like school building with your family and never as soon as possible। बताते हैं कि अगर आगे फ्यूचर में कभी भी ऐसा होता है कि तुम्हें अलार्म किया जा रहा है, सूचना दी जा रही है या फिर चेतावनी दी जा रही है कि फ्लड हो सकता है, तो हमें इमिडिएटली शिफ्ट होना है कोई ऐसे सेफ जगह पर लाइक स्कूल बिल्डिंग, अपने फैमिली के साथ, अपने नेबर्स के साथ। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें ये कर लेना चाहिए। इस तरह से हमने ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया। बहुत ही इंफॉर्मेशन कलेक्टिव चैप्टर था, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा। अब हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। देखिए, एक्सरसाइजेस है, रीड एंड लर्न इन
वर्ड्स को हमें रीड करना है और लर्न करना है। जैसे कि हमने चैप्टर्स के ही वर्ड्स हैं तो हमें इसका आइडिया पहले से है। देखिए, क्लाउड बर्स्ट, ड्रॉन, एम्बैंकमेंट, फॉरवर्ड, कोप विथ, डिफॉरेस्टेशन, एपिडेमिक्स, वेटरनरी, डिजास्टर, परफेबली, फिर पैनिकी, कीप एन आई। इस तरह से ये वर्ड्स हैं, इनको हमने सुना, देखा, मीनिंग भी समझी। नेक्स्ट है हमारे पास होमोफोन्स। अगर आप लोगों ने सुना है होमोफोन्स आज से पहले तो बहुत बढ़िया, नहीं सुना है तो अभी हम सीख जाएंगे, ये बहुत ही आसान होते हैं। सुनिए, होमोफोन्स आर द पेयर ऑफ वर्ड्स। पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। होमोफोन्स आर पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग। देखिए, होमोफोन वर्ड्स ना ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें सुनने में तो एक जैसे सुनाई देते हैं, हम उन वर्ड्स को पढ़ते भी सेम सेम हैं, लेकिन उन दोनों ही वर्ड्स का स्पेलिंग और मीनिंग चेंज होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत प्यारा सा वर्ड है सी, SEEC। मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ सी, और एक और वर्ड आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा सी। अब जो हमारे पास ये वर्ड है सी, इस सी का मतलब होता है देखना, जबकि SEA इस वर्ड का मीनिंग होता है समुद्र। देखिए, इन दोनों वर्ड्स को हम क्या पढ़ रहे हैं, सी सी, सेम प्रोनाउंसिएशन है, से एक जैसा पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ा एक जैसा जा रहा है, मीनिंग और स्पेलिंग दोनों की डिफरेंट हैं। तो ये दोनों वर्ड्स हो गए होमोफोन्स। होमोफोन वर्ड्स हमेशा पेयर में होंगे कि सी और शी, तो ये एक सी का मीनिंग अलग होगा, दूसरा सी का मीनिंग अलग होगा, इस तरह से। आई होप आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। अभी हम देखते हैं इसमें अगला। देखिए, हेयर, इसको पढ़ें हेयर, हेयर प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग लेकिन दोनों का डिफरेंस होगा। हेयर मतलब सुनना और यहाँ हेयर मतलब यहाँ होता है। वेदर, वेदर, देखिए वेदर मतलब यदि, वेदर मतलब मौसम को हम वेदर बोलते हैं, इस तरह से। देखिए, अब ये हमारे पास कुछ और वर्ड्स हैं जिनको हमें होमोफोन्स वर्ड्स लिखने थे, मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखे हैं, आप लोगों को भी नोट डाउन करना है और इसको लर्न करना है। स्टील, इसके लिए होमोफोन्स वर्ड है स्टील। फिर ड्यू वर्ड है ड्यू, न्यू वर्ड है न्यू, वे वे, अलाउड अलाउड, पेन, फिर ओवर। अब देखिए, ये वर्ड्स हमने इसलिए सेम रखा है ताकि आप लोगों को ये वर्ड्स का और दूसरा वर्ड फाइंड करना आसान हो। तो देखिए, अगर हमें स्टील वर्ड का यूज़ करना है तो एक और आपने वर्ड सुना होगा स्टील, इट मीन्स चोरी। आपने सुना है कि रॉबर ने स्टील कर लिया, आपने मीज़र वाले लेसन में ज़रूर सुना होगा कि उसने क्या कि सारा ट्रेजर स्टील कर लिया था। तो यहाँ इसका मीनिंग हो जाएगा, होमोफोन हो जाएगा स्टील, लाइक दिस। ड्यू, एक ये ड्यू है, एक और ड्यू पढ़ते हैं आप लोग, DUU, है ना, न्यू। अब न्यू के लिए हम ऐसा कौन से वर्ड से देख सकते हैं, तो आपने बस के को रिमूव करना है और न्यू लिखना है। वे, एक और वर्ड है वे। अलाउड, अलाउड एक इस तरह का अलाउड पढ़ते हैं, अलाउड। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे पेन, अभी पेन है, फिर यहाँ पर फिर ये पेन है। अब, अब इसके अलावा अब, इस तरह से, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन फॉलोइंग आंसर, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिजास्टर। तो बताइए बताइए बच्चों, डिजास्टर क्या होता है। और अभी हमने देखा डिजास्टर, है ना, तो ये देखिए हमारे सामने डिजास्टर है, डिजास्टर, ये देखिए, अब मैं इसको रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच किल or injures a lot of people and causes lot of damage to properties। देखिए कितना प्यारा आंसर है, और ये यही सेम वर्ड्स हमने चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। तो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो को यहाँ तक देखेंगे तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस और उसके साथ साथ आंसर्स भी बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन इज हियर एंड नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट। व्हाट आर एपिडेमिक्स। अब बताइए एपिडेमिक्स होते क्या हैं, और हमने पढ़ा है ना, एपिडेमिक्स एक तरह का इन्फेक्शंस होता है, इन्फेक्शन डिसीजेस होती हैं। और अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है तो फिर ये इसमें आंसर को भी देखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शन डिसीजेस विच स्प्रेड आउट
over a large population by means of water, floods, foods and air। तो जो एपिडेमिक है वो इन्फेक्शनल डिसीज़ होती है जो कि एयर से, फूड से और वाटर से भी क्या होती है, स्प्रेडेड होती है, फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, व्हाट आर द इल इफेक्ट ऑफ फ्लूड्स। फ्लड्स से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, किस तरह से हमें प्रभावित कर सकते हैं। तो आंसर हमारे सामने ही है, सुनिए, ये रहा। द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स आर डिस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो इफेक्ट्स हैं वो लाइफ को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी डैमेज होती हैं। ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन इज, लिसन, हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स। ह्यूमन बीइंग फ्लड्स के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल्स हैं। तो हमने ये चैप्टर में भी पढ़ा, अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन मिस करते हैं, अच्छे से कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें पढ़ा था जैसे कि डिफॉरेस्टेशन एट्सेट्रा। सुनिए, ह्यूमन बीइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स बाय डिफॉरेस्टेशन, faulty deconstructions and ब्रेचेस ऑफ एम्बैंकमेंट्स। ये इसका आंसर रहा। आप लोगों को लर्न करना है प्रॉपर, इसको लर्न कीजिएगा विद स्पेलिंग्स एंड कोशिश करिए कि लिख कर लर्न कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को राइटिंग प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर, हाउ इज आवर लाइफ इफेक्ट बाय फ्लड्स। जो फ्लड्स है इससे हमारी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, सुनिए, देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यहाँ लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं। एपिडेमिक्स एंड सॉइल इरोजन अक्योर ड्यू टू फ्लड्स, और फ्लड्स की वजह से एपिडेमिक्स और सॉइल इरोजन्स भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन को क्या कर सकते हैं कि इफेक्टिव हो सकती हैं, जो कि नेगेटिव सेंस में है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन इज हियर, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट मेजर टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द डिजास्टर लाइक फ्लड्स। अब बताइए, फ्लड में जब हमारा लाइफ जो है डिस्ट्रक्शन में हो, उसमें हम ऐसे क्या मेजर्स कर सकते हैं ताकि हम अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। तो इसके लिए एक शॉर्ट नोट लिखना था। तो इसका आंसर हमने यहाँ टाइप कर रखा है, आप लोग ध्यान से देखिए और फिर इसको समझिए, सुनेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट पैनिक। सबसे पहले तो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए अगर फ्लड होता है। इफ़ अवर हाउस इज़ इन डेंजर, अगर हमारा घर डेंजर में है, वी शुड मूव टू सेफ एंड हायर प्लेस मेड ऑफ कॉन्क्रीट। हमें ऐसे हायर प्लेस पर जाना है जहाँ हम सेफ रह सके, जो कि कॉन्क्रीट के बने हों। कैटल शुड बी फ्रीड एंड टेकन टू सेफ प्लेस, और कैटल्स को फ्री कर देना चाहिए, हो सके तो सेफ प्लेस में ले जाना चाहिए। वी शुड टेक सम ईटेबल एंड इसेंशियल आइटम वाइल लिविंग आवर हाउस। और जब हम हमारे घर को छोड़कर किसी से प्लेस पर जा रहे हैं तो हमें कुछ ईटेबल थिंग और जो इसेंशियल आइटम्स हैं वो भी लेकर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट आर द डिफरेंट वे टू प्यूरिफाई वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। अगर हमें ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफाई करना है तो हमारे लिए ऐसे कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं जिससे हम प्यूरिफाई कर सकते हैं हमारे ड्रिंकिंग वाटर को। आंसर आप लोगों के सामने ये है, सुनेंगे। We can use chlorine tablet. We can use chlorine tablets for purify the drinking water and we can boil the water also. हम क्लोरीन टैबलेट ले सकते हैं ताकि हम ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई कर सके। इसके अलावा हम चाहें तो वाटर को बॉयल कर सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट है लेट्स लर्न पॉइंट है, और लेट्स लर्न में तो बहुत ही सारी चीज़ें हमें ऐसे मिलती हैं जो कि हमें मैंडेटरी होता है कि हम उस चीज़ों के बारे में जानें। तो देखिए, हमें आज एक टॉपिक रहेगा हमारे पास एंड बट और। हम जानेंगे एंड बट और वर्ड को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सुनेंगे पहले तो ये देखिए, ये वर्ड है हमारे पास एंड। एंड का मीनिंग होता है और। सेकेंड वर्ड इज बट। बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। नेक्स्ट इज और का मतलब होता है अथवा या फिर। अब इनका यूज़ करना सीखेंगे। पहले हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, देखेंगे। दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू जॉइन और लिंक वर्ड्स एंड कॉजेज। आप लोगों को बता दें कि जो ये वर्ड्स हैं
एंड, बट, और, ये तीनों हम यूज़ करते हैं या तो फिर दो वर्ड्स को, दो शब्दों को जोड़ने के लिए। इसके अलावा हमें दो सेंटेंसेस को या फिर क्लॉजेस को आपस में कंबाइन करना होता है, तब हम इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। अब जो ये वर्ड्स होते हैं ना, इनको हम कंजंक्शन पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है तो ये एक तरह का कंजंक्शन होता है जिसको हम पढ़ते हैं। आप लोगों को अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस देखते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, बहुत जल्द आप लोगों को हम प्रोवाइड करा देंगे वो वीडियोस, सुनेंगे। देखिए, अगर सेंटेंस में हमारे पास दो सेंटेंस है यहाँ पर, वह फर्स्ट इज, देखेंगे यहाँ पर, यू मस्ट टेक केयर, और सेकेंड सेंटेंस है यू विल फॉल सिक। हमें टेक केयर करना चाहिए, फिर यू विल फॉल सिक, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो देखिए, हमने देखा एंड यूज़ करते हैं जब हमारे दोनों सेंटेंस सेम होंगे, सेम सिचुएशन में होंगे, सेम थिंग को डिस्कस कर रहे होंगे। अभी यहाँ पर है कि हमें टेक केयर करना चाहिए, अपने ध्यान रखना चाहिए, और यहाँ पर है कि नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे। तो यहाँ पर और तो आ नहीं सकता है। फिर बट होता है लेकिन किंतु, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को कॉन्ट्राडिक्ट करता है तब। अभी यहाँ पर दोनों सेंटेंस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। और आता है जब हम फर्स्ट वाले सेंटेंस का जो भी इफेक्ट होगा वो सेकंड वाले सेंटेंस में हमें मिलेगा। तो देखिए, फर्स्ट यू मस्ट टेक केयर, हमें टेक केयर करना चाहिए, यू विल फॉल सिक, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे। तो यहाँ पर मिल रहा है ना, फर्स्ट सेंटेंस का जो भी इफेक्ट है वो सेकंड सेंटेंस में मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर और वर्ड यूज़ कर कर सेंटेंस को कंबाइन करना है। और वर्ड यूज़ करेंगे तो देखिए, यू मस्ट टेक केयर और यू विल फॉल सिक, तुम्हें बहुत ज़रूरत है कि अपना ख्याल रखो, नहीं तो तुम बीमार हो सकते हो। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, रोहन्स टीम वॉन द क्रिकेट मैच, और सेकेंड है ही वॉज हैप्पी। अभी देखिए, फर्स्ट है कि रोहन की टीम ने क्रिकेट मैच जीत लिया और वह खुश है। अभी यहाँ पर हम बहुत अच्छे से बोल सकते हैं कि दोनों सेंटेंस सेम हैं, तो हम इसमें और यूज एंड यूज कर सकते हैं। आंसर रहेगा रोहन्स टीम वॉन द क्रिकेट मैच एंड ही वॉज हैप्पी, और वह खुश भी है, इस तरह से। नेक्स्ट है, देखेंगे, ये रहा हमारे पास सेंटेंस, ही इज़ लीन एंड थिन, ही इज़ वेरी एनर्जेटिक। अब देखो, ये वह लीन एंड थिक है, वह मतलब दुबला पतला है और दिखने में भी छोटा है, लेकिन वह एनर्जेटिक है, बहुत एनर्जेटिक है। तो हम देख रहे हैं पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को कॉन्ट्रेडिक्ट कर, एकदम ऑपोजिट है, लेकिन एक पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं। यहाँ बट यूज़ करेंगे हम, इस तरह से हमने देखा। अब आप लोगों के लिए इसी सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। देखिए, ये वर्ड्स को याद रखिएगा, कंजंक्शंस हैं जो कि यहाँ पर आप लोगों के लिए दिए गए हैं। एंड जॉइन टू सिमिलर आइडियाज़, जब दो सिमिलर आइडियाज़ थे, हमने बोला ना जब दो सेंटेंस दोनों में सेम थिंग डिस्कस किया गया है तब हम एंड यूज़ करते हैं। लेकिन जॉइन टू ऑपोजिट थिंग, हमें दो ऑपोजिट चीज़ों को आपस में कंबाइन करना है, तो हम बट वर्ड से करेंगे। जैसे हमने देखा कि ही इज़ लीन एंड थिन, अब लीन भी है थिन भी है, बट ही इज एनर्जेटिक, लेकिन वो फिर भी एनर्जेटिक है। दुबला पतला हम लोग नेगेटिव मानते हैं, लेकिन एनर्जेटिक पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए हमने वर्ड से इसको कंबाइन किया है। और वर्ड देखिए, जॉइन टू अल्टरनेट आइडियाज़, अगर एक थिंग है उसके बाद आने वाला सेकेंड थिंग था, तो हम दो आइडियाज़ को, अल्टरनेट आने वाले को हम और से कंबाइन करते हैं। देखिए यहाँ पर, इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे, सुनिए, गिव मी अ पैन, गिव मी अ पेंसिल, सेम है ना, पेन भी देना है और पेंसिल भी, तो हम यूज़ कर सकते हैं गिव मी अ पेन और अ पेंसिल, एक पेन दो और एक पेंसिल दो, सिमिलर थिंग है, तो हम एंड से क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। या फिर और, इसमें और ऐसे कि अल्टरनेटिव आ रहा है कि पेंसिल और पेन दोनों एक के बाद एक आ रहा है, इस तरह से हम और वर्ड यूज़ करेंगे। सेकेंड इज ही वर्क वेरी हार्ड, ही गेट अ लो सैलरी। अभी देखो, उसने बहुत हार्ड वर्क किया लेकिन सैलरी उसकी बहुत ही लो है। अब ये फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस की एकदम कैसे ऑपोजिट है, हार्ड वर्क के साथ तो अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए लेकिन लो है, इसमें व्हाट यूज़ करेंगे, देखेंगे, ये रहा, ही वर्क्स वेरी हार्ड बट गेट लो सैलरी। तो इस तरह से ये हमने देखा कि जब एक सेंटेंस सेकंड सेंटेंस का एकदम अपोजिट होता है तब हम बट वर्ड यूज़ करते हैं। हरी अप, यू विल बी लेट, हरी अप, यू विल बी लेट, जल्दी करो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। ऑल्टरनेट है ना, जल्दी करो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे, हरी अप और यू विल बी लेट। अब तो बहुत अच्छे से और वर्ड को और बट को तो समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, वी नॉक्ड एट द डोर, नो वन आंसर, हम लोगों ने गेट को नॉक किया बट
नो वन आंसर, लेकिन किसी ने आंसर नहीं किया। देखो पहला हमने प्रयास अच्छा किया लेकिन हमें प्रॉपर उसका रिजल्ट नहीं मिला, ट्राई किया रिजल्ट नहीं मिला, एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो हम यहाँ पर वट वर्ड के साथ इन दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, यस हियर, हाँ वी नॉक्ड, अच्छा ये हो गया ना। नेक्स्ट ये रहा, मैन डिस्कवर्ड फायर, डिस्कवर्ड फायर, ही लर्न टू कुक। मैन ने डिस्कवर किया फायर को और इसके बाद वो सीखा क्या, कुकिंग। तो हमने देखा एक सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस दोनों ही सिमिलर हैं, मैन के दोनों ही क्वालिफिकेशंस को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हम एंड वर्ड से कंबाइन करेंगे। हमारा सेंटेंस ये रहा, देखिए मैन डिस्क्राइब फायर एंड लर्न टू कुक, आंसर सही है। नेक्स्ट देखेंगे, ही इज स्लो ही इज श्योर, ही इज स्लो ही इज श्योर। देखिए एक तो है स्लो, स्लो वर्ड नेगेटिव जाता है लेकिन श्योर पॉजिटिव होता है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और ऑपोजिट सेंटेंस होने पर हम बट का यूज करते हैं। तो ही इज स्लो बट ही इज श्योर, इस तरह से आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, संजना वर्कड हार्ड सी वॉन अ स्कॉलरशिप। संजना जो है ना वह हार्ड वर्क की और उसने स्कॉलरशिप भी जीत गई। तो आंसर दोनों ही सेंटेंसेस कैसे हैं हमारे लिए, यहाँ पर सेम है, सिमिलर रहते हैं, तो एंड वर्ड यूज करते हैं, तो ये हमारा आंसर रहेगा, संजना वर्कड हार्ड एंड वॉन स्कॉलरशिप, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, प्रिया कैन कम अर्ली रेशमा कांट कम अर्ली। देखिए प्रिया जल्दी आती है, आ सकती है, लेकिन रेशमा नहीं आ सकती, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और ऑपोजिट वर्ड्स के लिए हमने पढ़ा है कि बट, तो ऑपोजिट आइडियाज के लिए हम वर्ड यूज करेंगे, प्रिया कैन कम अर्ली बट रेशमा कैन नॉट। ये नेक्स्ट वाला देखेंगे, देखिए यस, सुनिए बच्चों, नेक्स्ट है, अबू शुड गो होम अर्ली हिज मदर विल बी वरिड। कि अबू को घर जल्दी जाना चाहिए, उसकी माँ जो है वो परेशान होंगी। ऑल्टरनेट है ना, पहले ये सेंटेंस फिर ये सेंटेंस, एक सेंटेंस के बाद आने वाला जो प्रॉपर सेंटेंस है अल्टरनेटिव होने की वजह से हम यहाँ पर और वर्ड यूज करेंगे, अबू शुड गो होम अर्ली और हिज मदर विल बी वरिड, इस तरह से। नेक्स्ट देखेंगे, 10th सेंटेंस है, सुनील मस्ट लर्न टू यूज अ कंप्यूटर, सुनील विल नॉट गेट अ गुड जॉब। सुनील को क्या करना चाहिए, कंप्यूटर जरूरी है सीखना, सुनील नहीं तो क्या हो जाएगा, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। अब देखिए दोनों ऑल्टरनेटिव हैं, अगर सीखेगा तो अच्छी जॉब मिलेगी, नहीं सीखेगा तो नहीं मिलेगी। हम यहाँ पर वट वर्ड यूज कर और वर्ड यूज करेंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव है, सुनील मस्ट लर्न टू यूज अ कंप्यूटर और ही विल नॉट गेट अ गुड जॉब। इस तरह से हमने एक्सप्लेनेशंस को कंप्लीट किया। अब सीखेंगे हम प्रीफिक्स के बारे में। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास कुछ प्रीफिक्स हैं, एक मिनट आप लोगों को विजुअल प्रॉपर हो इसलिए मैं जूम करता हूँ, ठीक। देखिए प्रीफिक्स हमने शायद पिछले ही लेक्चर में सुना है, सफिक्स वर्ड्स। सफिक्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि कोई भी वर्ड्स के जस्ट पीछे बाद में लगते हैं, तो वो होते हैं सफिक्स। और आज हम पढ़ रहे हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, प्री मतलब होता है पहले, तो द वर्ड दैट यूज, या फिर बोल सकते हैं लेटर दैट यूज बिफोर द वर्ड, तो हम जो मेन वर्ड होता है उसको रूट वर्ड बोलते हैं और जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसको हम प्रीफिक्स बोलेंगे। देखिए अब, a prefix is a letter or a group of letter placed before root word so as the change as to change its meaning. Look at what's the prefix meaning. हम यहाँ कुछ प्रीफिक्स हैं, उनके वर्ड्स को देखेंगे, उनका मीनिंग देखेंगे और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सुनिए, ये रहा हमारे पास इन, हमारे पास एक वर्ड है इन। अब बताइए इन का क्या आप लोगों को मीनिंग पता है। इन जो है ना इसका मीनिंग होता है नॉट या फिर ऑपोजिट। इन जैसे हम बोलते हैं करेक्ट, करेक्ट मतलब सही, और अगर हम बोलते हैं इनकरेक्ट मतलब करेक्ट नहीं है, ये एकदम ऑपोजिट हुआ ना। ऐसे ही कैपेबल, कैपेबल का मतलब होता है कि कोई काम कर सकने की शक्ति होना, क्षमता होना, लेकिन इनकैपेबल मतलब ना कर पाना, तो ये एकदम ऑपोजिट वर्ड मीनिंग देता है। तो इनका मतलब ये होता है नॉट या फिर ऑपोजिट, और एग्जाम्पल हमारे सामने ये रहे। सेकेंड वर्ड इज अन, और अन का मीनिंग क्या होता है, अन का मतलब भी इनके जैसा सेम ही होता है, नॉट ऑपोजिट ऑफ। जैसे कि एक वर्ड है हैप्पी, हैप्पी का क्या मीनिंग होता है, खुश होना, लेकिन
somebody not happy तो हम बोलते हैं unhappy, अन प्रीफिक्स यूज किया हैप्पी रूटेड वर्ड पर तो ये बन गया अनहैप्पी। ऐसे ही टाई, और उस टाई मतलब बांध कर बंधा हुआ, तभी अनटाई कर दिया मतलब उसको छोड़ देना, ऑपोजिट हुआ नहीं दोनों। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है रूट, सॉरी डिस। डिस, डिस का मीनिंग भी सेम इन और अन के जैसे होता है, नॉट और ऑपोजिट। हमें ये चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि कौन से वर्ड्स को हमें, कौन से प्रीफिक्स को किस वर्ड के साथ यूज़ करना है। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो इसमें एक से ज़्यादा प्रीफिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए समझें, डिस जैसे एग्री में डिस प्रीफिक्स लगाया है डिस एग्री, वैसे ही डिस प्लीज, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड रहेगा और द वर्ड इज ओवर। ओवर का मतलब होता है टू मच, हैवी, ज़्यादा होना। जैसे फ्लो, फ्लो में हमने ओवर वर्ड लगाया ओवरफ्लो। जैसे हम लोग बोलते हैं अक्सर डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट भी हैवी हो जाना, ज़्यादा हो जाना, तो हम ओवर वर्ड यूज़ करते हैं एज अ प्रीफिक्स, तो यहाँ ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो ओवरफ्लो, ओवर रेट, इस तरह से। ओवर ईट, एक्स्ट्रा खाना। नेक्स्ट देखेंगे री, ये इस वर्ड को हम री पढ़ते हैं और री का मीनिंग होता है अगेन, दोबारा। रीडू, दोबारा करने के लिए रीडू, दोबारा खेलने के लिए रीप्ले, दोबारा टोटल करना है तो री टोटल, इस तरह से हम री प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। अगला प्रीफिक्स है हमारे सामने और वो है नन। नन का मतलब होता है नॉट, जैसा वर्ड है उस वैसे इसका मीनिंग भी है नन। नन मतलब नॉट। सुनिए, नॉन स्टॉप, स्टॉप मतलब रुकना, नन यूज़ हो गया तो नॉन स्टॉप मतलब बिना रुके। नॉन पेमेंट, पेमेंट मतलब पे कर देना, या फिर नॉन पेमेंट मतलब पेमेंट ना कर पाना, ना देना। इस तरह से हमने प्रीफिक्स समझे, उसका कुछ एग्जांपल्स भी देखे और उन एग्जांपल्स का मीनिंग भी देखते हैं। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स है जिसको हमें कंप्लीट करना है, जल्दी करते हैं, सुनिए। मैनी ड्राइवर्स, फिर ब्लैंक है द स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑन रोड्स। देखिए, जो बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं ना वो जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं रोड पर उनको क्या करते हैं, डिसऑबे करते हैं, प्रॉपर एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फॉलो नहीं करते, तो यहाँ डिसऑबे, डिस यहाँ पर हमने यूज़ किया प्रीफिक्स। फिर आई हैड टू री रीड द डायरेक्शन बिकॉज आई couldn't अंडरस्टैंड दैम इन फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में उन्हें समझ नहीं पाए तो उनको दोबारा रीड करना पड़ेगा, और दोबारा के लिए हम कौन सा वर्ड सुनते हैं, री। अगेन वर्ड मीनिंग सुना था ना हमने, री वर्ड के लिए अगर री प्रीफिक्स यूज़ करते हैं तो हमें री वर्ड को यूज़ करते हुए री रीड लिखना होगा। नेक्स्ट देखेंगे द गार्डन हैजंट बीन माउंट सो वीड हैव, यहाँ पर लिखेंगे फिर री ग्रॉन, हमने री प्रीफिक्स यूज़ किया। आई रिप्लेस्ड द वॉल सी हैड लॉस्ट, तो जो वॉल उसने खो दिया था उसको रिप्लेस किया, री वर्ड यहाँ पर प्रीफिक्स है। फिर यहाँ पर साइकिल में यूज़ करना है, दी स्लीपर आर मेड ऑफ ऑफ क्रिस्ट, हाँ साइकल्ड प्लास्टिक, तो ये जो है ना वो साइकिल रिसाइकल्ड प्लास्टिक, प्लास्टिक को रिसाइकल करके बनाए गए स्लीपर्स हैं जो कि रिसाइकल्स यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हेयर, हमें फॉर और बिफोर प्रीफिक्स यूज़ करना है। देखिए हमने यूज़ कर लिया है, अब आप लोगों को इसको समझना है। यहाँ हमने फोरकास्ट, फिर फोरटेल, फॉरनून, फिर फॉर फ्रंट और फॉर फादर्स ऐसे करके यूज़ किया है। जो फॉर वर्ड है इसका मीनिंग होता है बिफोर, पहले। सुनेंगे, अकॉर्डिंग टू द लास्ट इवनिंग वेदर forecast it may rain today. Second, astrologers claim that they can foretell your future. Next is, he has applied for half a day's leave in the forenoon today. आगे सुने, a true leader is always in forefront. Next is, he don't he don't often realize that we owe a lot of our forefathers। इस तरह से हमने इसको फिल किया है। नेक्स्ट है, यहाँ देखेंगे, सुनिए, rearrange the following word to make meaningful sentence। हमें इन वर्ड्स को मीनिंगफुल बनाने के लिए प्रॉपर अरेंज करना होता है। अभी हमारे ये सारे वर्ड्स जो है ना वो क्या हो गए हैं, डिसअरेंज्ड हैं, प्रॉपर अरेंज्ड नहीं हैं,
तो हमें इनको रीअरेंज करना है। और हमने पिछले ही चैप्टर्स में, पिछले वीडियो में ये आप लोगों को प्रॉपर बताया था कि हमें कोई भी सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करने होते हैं। सबसे पहले हमें उस सेंटेंस का फॉर्मेट देखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके पास ऑक्सिलरी वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट करके हम कंप्लीट करते हैं। हमने इसको कंप्लीट कर रखा है, आप लोग ध्यान से देखिए और इसको समझिए, सुनेंगे। पहले हम इसको जो मिस अरेंज्ड है उसको पढ़ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट, स्प्रे, इट, फिर है पेस्टिसाइड इज टू। तो हमें पहले सब्जेक्ट समझना है। सब्जेक्ट डूअर होता है जो कि है इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स। ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा सेंटेंस का, विच हैव अ प्रॉपर मीनिंग। सेकेंड, इसको बनाएंगे यूज क्लोरीन टैबलेट टू प्यूरिफाई वाटर। इस तरह से हमने किया। नेक्स्ट देखेंगे, ये रहे हमारे पास और भी कुछ सेंटेंसेस हैं, सुनिए। क्योर प्रिवेंशन इज देन बेटर। तो इसका आंसर रहेगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट इज हियर डॉग रेनिंग कैट्स इन इट एंड। इसको करेक्ट मीनिंग देने के लिए यूज किया, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट है यूजफुल आर डैम अस फॉर। अब इसको हमने करेक्ट करके लिखा है, तो देखिए डैम्स आर यूजफुल फॉर अस। नेक्स्ट सेंटेंस करेक्ट फॉर्म होगा वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। हमें और भी ट्रीज को प्लांट्स करने चाहिए। इस तरह से हमने इस लेसन का एक्सप्लेनेशन और उसके साथ साथ एक्सरसाइजेस भी आप कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इस चैप्टर में हमने बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीखा है। तो बच्चों, आप सबको हमारे इस चैनल में इस तरह की वीडियोस डेली प्रोवाइड की जा रही हैं। आप लोगों को डेली बेसिस पर इन्हें देखना है, समझना है और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे हम अगली वीडियो पर। गुड लक।